ट्रंप के द्वारा रूस से कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों खरीदने के लिए भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में अमेरिका भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की वार्ता होने जा रही थी, जो कि अब टल गई है। यह भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पिछले कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर 7 अगस्त से ही 25% टैरिफ लागू है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में तबाही, बादल फटने से आया सैलाब, 7 लोगों की मौत, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर तबाही मची है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में कुदरत की तबाही यूपीए को मिली है। कठुआ जिले में आज यानी रविवार तड़के बादल फटने से सैलाब आ गया। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। हर ओर चीख पुकार मच गई। लोगों के घर मलबों में तब्दील हो गए। कठुआ 3 लोकेशन पर बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने की घटना में 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतिहास को लेकर भी कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक ने विभाजन का पहला प्रस्ताव रखा था और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसके पक्षधर थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बी.के. हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भारतीय तालिबान करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हरिप्रसाद का यह बयान उस वक्त आया है 15 अगस्त को। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधन में आरएसएस की सराहना की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में हरिप्रसाद ने कहा, आरएसएस देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आरएसएस भारतीय तालिबान है और प्रधानमंत्री लाल किले से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके लिए 17 अगस्त को भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा को चयन का अधिकार दिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने संभावित उम्मीदवार के चयन पर काफी माथापच्ची कर रही है। आज भाजपा की इसे लेकर अहम बैठक भी होने वाली है। वहीं मंगलवार यानी 19 अगस्त को एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कई संभावित उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, जिन्हें उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश नहीं थम रही है। बरसात के मौसम में हादसों में मौत का आंकड़ा 262 तक पहुंच गया है। बादल फटने व बाढ़ की घटनाओं में 136 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा बाकी लोगों की मौत बरसात के कारण अन्य हादसों में हुई है। मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 350 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। चंबा में पहाड़ी से बाइक टकराने से सवार की मौत हो गई। चंबा की स्यूल नदी में गिरकर एक युवक घायल हो गया। पाकिस्तान में असीम मुनीर ने जब से खुद को फील्ड मार्शल बनाया है, तब से इस बात की चर्चा है कि वह जल्द तख्ता पलट कर सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाए जाने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये अफवाहें हकीकत से कोसों दूर हैं और इनका मकसद सिर्फ सरकार और सेना के खिलाफ माहौल बनाना है। वहीं अमेरिका के साथ लगातार बढ़ती नज़दीकी पर उन्होंने कहा है कि वह चीन यूएस में बैलेंस बनाकर चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक दोस्त के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं दे सकते। चीन पाकिस्तान का पुराना और मजबूत सहयोगी है। माना जा रहा है कि मुनीर ने इशारों में कहा है कि वह अमेरिका से दोस्ती के लिए चीन को नहीं छोड़ सकते। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला सप्ताहांत तक जारी है। त्योहारी मौसम के करीब आने के बावजूद सोने की कीमतें लगातार छठे कारोबारी दिन में गिर रही हैं।
पिछले सप्ताह में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 19,500 रुपये प्रति 100 ग्राम की कमी आई है, जो लगभग 2% की गिरावट को दर्शाता है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत एक गैसकुट 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे हाजिर सोना $3,400 प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया है। एशिया कप 2025 टूर्नामेंट सिर पर है और सभी टीमों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिनरों के बीच भारत की प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए होड़-डी-एच मची रहती है। ऐसे में उन स्पिन गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में तरजीह दी जाती है, तो निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हों। इसी वजह से कुलदीप यादव को टैलेंटेड होने के बावजूद हर बार बलि का बकरा बनना पड़-डी-हिचता है। आइए एक नजर डालते हैं उन 3 खतरनाक स्पिन गेंदबाजों पर जो एशिया कप 2025 के दौरान भारत की प्लेइंग 11 से कुलदीप यादव का पत्ता काट सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन न केवल स्थानीय यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए रेल, मेट्रो और बस सेवाओं को इंटीग्रेट करेगा। वहीं UER-2 दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER-2 का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है।